नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप और कानाफूसी पर, जिसमें हम चर्चा करते हैं राजनीति और सियासत की तमाम सारी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। योगी पार्ट 2 की सरकार में जो भी विधायक हैं बहुत सारे उसमें दूसरी बार हैं लगातार, और हर विधायक की हसरत होती है कि सरकार में एक बार वो मंत्री बने, भले ही राज्य मंत्री मिल जाए लेकिन कुछ शुरुआत हो। अब 1 साल से ज़्यादा योगी सरकार को चलते हुए हो गया है। निकाय के चुनाव संपन्न हो गए। जितनी महानगर पालिकाएँ थी, नगर निगम थे, उन 17 पर बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है। बीजेपी 17 नगर निगम जीत चुकी है। अब इस बात की चर्चा थी कि नगर निगम चुनाव के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों के विधायकों को इनाम मिल सकता है। अब निकाय चुनाव तो बीत गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की कोई न तिथि है, न कोई अता, न कोई पता। अब लोग कयास लगा रहे हैं, इधर उधर पूछते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विधायकों की तमाम परिक्रमा भी हो गई। वैसे हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 29 जिले ऐसे हैं जहां से योगी सरकार में कोई भी मंत्री नहीं है, मतलब एक भी मंत्री नहीं है। 29 जिले खाली हैं। जबकि अभी जो चुनाव हुआ उसमें अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद जो बड़े बड़े नगर निगम हैं, यहाँ पर बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ से कोई भी मंत्री नहीं है इन जिलों से। ये बड़े नगर निगम वाले जिले हैं। मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई है। अब लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि इन सब का इनाम यहाँ के जिले के जनप्रतिनिधियों, विधायकों को भी मिलना चाहिए। उनको भी एक मौका मंत्री बनने का मिल सकता है। क्लेम तो बढ़ा है मंत्रिमंडल में आने का, लेकिन जब विस्तार हो तब। अब योगी सरकार में इस समय अगर आप देखेंगे तो करीब 52 मंत्री हैं और अधिकतम 60 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी मंत्रिमंडल में 8 पद रिक्त हैं। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ये नगर निगम के चुनाव खत्म होंगे, मई में या जून में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन अब जुलाई आ गया, विस्तार की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। तो बुंदेलखंड का जो इलाका है, जिसको लोग पिछड़ा इलाका मानते हैं, वहाँ से सरकार के पास सिर्फ एक मंत्री है। झांसी, महोबा, हमीरपुर ये जो ज़िले हैं, यहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं है। बीजेपी यहाँ अच्छी खासी सीटें जीतती रही है। तो जो बीजेपी के जानकार हैं उनका एक तर्क है कि मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ तब होगा जब पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। क्योंकि ऐसी चर्चा है कि यूपी में जातीय आधार को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार में एक फेरबदल होना है जिसमें से कई लोगों के पत्ते कट सकते हैं, कई लोग मंत्री पद से हटाए जाएंगे। उस चर्चा के नाते यहाँ का मंत्रिमंडल विस्तार रुका भी है। एक तर्क ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में एंट्री को लेकर बातचीत चल रही है। उसकी वजह से भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। हालांकि राजभर के नाते अभी आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा तब मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा भी बढ़ाना है और कुनबे में आने के लिए मंत्रिमंडल में सहयोगियों को शामिल भी करना होगा। जो लोग देश की सबसे बड़ी सेवा में आते हैं उन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। किसकी? गरीब जनता की भलाई की। अखिल भारतीय सेवा से चुनकर आने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए पहला कर्तव्य है कि वो पूरे लगन से
गरीबों की मदद करें, जनता के लिए काम करें। जो बेबस लोग हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों के लबों पर मुस्कान लाने, गरीबों की मदद करने का हर सरकारी सेवक का कर्तव्य है। हालांकि जब पुलिस की बात आती है, खाकी की बात आती है, तो हम अपराध और अपराधी उससे जुड़े हुए मामलों को देखकर मानते हैं कि पुलिस को एक्टिव रहना और पुलिस की एक्टिविटी को वहीं तक सीमित माना जाता है। लेकिन इस खाकी के तमाम सारे रूप हैं, कई सारे चेहरे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खाकी को मानवीय बनाते हैं। आप या यूँ कह सकते हैं कि जब एक कोई पुलिसकर्मी, वर्दी पहने हुए कोई व्यक्ति, कोई अफसर जब लीक से हटकर कोई काम करता है तो समाज में वो विशेष तौर पर एक पहचान बनाता है और समाज को वो प्रभावित भी करता है। बात आज बुलंदशहर की एएसपी और आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा की, जिनके काम की गूंज अब देश भर में सुनाई पड़ने लगी है। गरीबों की मदद करने का उनका जो जज्बा है वो अब सोशल मीडिया पर देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अनुकृति शर्मा ट्विटर, फेसबुक और तमाम सारी जगहों पर इस समय छाई हुई हैं। अपने काम से पूरे देश में, स्टेट में तो खास तौर से उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। मिशन शक्ति जो योगी सरकार का एक अभियान है, उसके तहत अनुकृति शर्मा ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि बुलंदशहर से निकलकर वो उत्तर प्रदेश और देश में इस समय सोशल मीडिया पर और सरकार की नज़रों में वो काफ़ी छाई हुई है। मिशन शक्ति के तहत जब चौपाल लगती है गाँव में, तो वहाँ पर अनुकृति शर्मा अपने काम से, वर्दी से तो वो प्रभावित कर ही रही हैं, लेकिन अपने कार्य और व्यवहार से भी वो लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं और कहा जाए कि आम आदमी उनके साथ बातचीत करने की हिम्मत जुटा पाता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि कोतवाली देहात का एक गांव है दरियापुर, जहां पर एक चौपाल लगी थी। वहां पर सूफिया नाम की एक बच्ची ने उनसे स्कूल में अपना दाखिला कराने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड बना नहीं था, इसलिए स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पा रहा था। अब एएसपी ने उसको अपने साथ लेकर गई, वो उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया। सूफिया के एडमिशन होते ही उसे यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त में मिल गई। तो ये एक रूप वर्दी का सामने आया। दूसरी सबसे चर्चित कहानी अनुकृति शर्मा की है, जब उन्होंने 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के घर में वादा किया कि वो ईद से पहले बिजली पहुंचाएंगी और खाकी ने अपना वादा निभाया। मामला है नूर जहां, जो 65 वर्ष की विधवा महिला हैं। उनके घर में बहुत सालों से बिजली नहीं थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कनेक्शन लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। अनुकृति शर्मा ने अपने इंस्पेक्टर को लगाकर कनेक्शन की फीस भरवाई और नूर जहां के घर में उन्होंने बल्ब बटन दबाकर उजाला फैलाया, कनेक्शन दिलवाया। एक पुलिसकर्मी से लोग इतनी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि रोज़ थाना, पुलिस, चोर, बदमाश, इनसे देखते और मुकाबला करते करते संवेदनाएं ड्यूटी तक ही सीमित रह जाती हैं। घर, अपना परिवार, अपने निजी जीवन के लिए पुलिसकर्मी कम समय निकाल पाते हैं, लिहाजा ऐसी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पुलिस की नौकरी करते करते अपराधियों से, अन्याय से निपटते निपटते किसी के घर में बिजली ले आना, किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक विलक्षण प्रतिभा है संवेदनशीलता की, जो दर्शाता है कि एक ऐसा पुलिस अफसर है जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है, उनके दर्द से उसको पीड़ा होती है। अनुकृति की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो राजस्थान की, जयपुर की रहने वाली हैं। आईआईटी कोलकाता से वो ग्रेजुएट हुई थी। वो अमेरिका में भी पढ़ी हैं और चौथे प्रयास में वो आईपीएस अफसर बनी। इससे पहले वो आईआरएस अफसर भी रही हैं। आज 2019 बैच की आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा की चारों ओर तारीफ हो रही है। वो शादीशुदा हैं और उनके आईपीएस बनने में उनके पति का बहुत बड़ा योगदान भी है। ऐसे अफसर हमारे समाज में कम हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपना समझते हों, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़े होते हों और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए 10 रुपया नहीं खर्चा करता,
लेकिन अनुकृति शर्मा अपनी नौकरी के प्रोबेशन पीरियड में हैं, अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में हैं, और जो जज्बा लेकर वो देश दुनिया घूम कर आई हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दे रही है। यूपी सरकार भी उनके काम से प्रभावित है। तो ऐसे अफसर योगी सरकार के काम में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसी आईपीएस महिला अफसर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस संसार में हर दौर की एक रीत रही है, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त बदलता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि जिस गुमान में वो थे, जिस आसमान पर वो थे, उनको आखिरी में ज़मीन पर ही आना था। आज उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसे अफसर की चर्चा जो बहुत ताकतवर माना जाता था। सरकार की नज़रों में वो लाडले थे और उनको हिलाने की बहुत कोशिशें हुई, मंत्री तक हार गए लेकिन हिला नहीं पाए। लेकिन आखिरी वक्त में वो इस तरह से बेआबरू होकर नौकरी से विदा होंगे, इसकी भी शायद लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। रुखसती ऐसी हो तो फिर ये बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमने जो किया अतीत में क्या वो सही था या गलत। बात 1989 बैच के आईएएस अफसर संजय भूस रेड्डी की। संजय भूस रेड्डी इसी 30 जून को रिटायर हो गए। वो उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर अफसरों में गिने जाते थे। उनके पास गन्ना, चीनी, आबकारी जैसे भी बड़े विभागों का चार्ज था। वो एसीएस रैंक के अफसर थे। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो मंत्री के यहाँ अपनी सिफारिश लगाने पहुँच गया संजय भूस रेड्डी ने, उसके कैरियर को ऐसा गोड़ा कि वो दोबारा उठ नहीं पाया। 30 जून को उनका रिटायरमेंट था, लेकिन सरकार ने 29 की रात में ही उनके सारे चार्ज हटा दिए। शायद कोई इतना ताकतवर अफसर होता तो ये कहा जाता कि भाई 30 तारीख आखिरी दिन है नौकरी का, अपने हिसाब से काम कर लेने दीजिए। जब 4 साल 5 साल वो आदमी ऐसे ही काम करता रहा इन विभागों में, तो आखिरी दिन भी वो पूरी शान शौकत के साथ वहाँ से विदाई ले। लेकिन रात में साहब का तबादला क्या हुआ, सुबह नमस्कार करने वाले नहीं पहुँचे। आखिरी दिन नौकरी का साहब बिना विभाग के हो गए, ऑफिस जाएं या घर में काटें। बड़ी विचित्र स्थिति सामने बन गई। 30 जून चूँकि उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र का आखिरी दिन भी था। सोचा होगा कि आखिरी दिन है, कोई बड़ी लिस्ट निकालेंगे, विभाग में एक रौब पड़ेगा, लेकिन वो 30 जून का दिन आता, उससे पहले ही 29 की रात में सरकार ने उनके सारे विभाग हटा लिए, उनको सभी पदों से हटा दिया गया। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। नौकरी के आखिरी दिन, आखिरी वक्त में शायद इस तरह से बेआबरू होने की बात उन्होंने भी नहीं सोची होगी। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने मनमानियाँ की और नौकरी के वो शिखर पर रहे और सत्ता शीर्ष के बहुत करीब होने का दावा करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा ज़मीन पर गिरे, धड़ाम हो गए कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिला। शायद उन तमाम उदाहरणों को संजय भूस रेड्डी भूल गए थे कि नौकरी खत्म, काम खत्म वाला फार्मूला हर युग में चला है, कोई अकेले आप ऐसे नहीं हैं। वैसे तो संजय भूस रेड्डी नागपुर में बसे हुए हैं, महाराष्ट्र में, लेकिन मूलतः वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रहने वाले बताए जाते हैं। जिस विभाग में वो काम किए वहाँ उनका सिक्का चला। उनकी मनमानियाँ मंत्री के भी ऊपर थीं, यानी कि जो उनके मंत्री थे नितिन अग्रवाल आबकारी विभाग के, खास तौर से वो शीत युद्ध साफ तौर पर दिखता रहा। इससे पहले राम नरेश अग्निहोत्री जब आबकारी के मंत्री हुआ करते थे, तब भी संजय भूस रेड्डी ने उनको कुछ नहीं समझा। तो ये जो स्थितियां रहीं, ये क्यों रही? क्योंकि संजय भूस रेड्डी उस समय सीधे बिजली उत्पादन जहाँ से होता है वहाँ से तार जोड़े हुए थे, बीच में ना कोई सब स्टेशन था ना पावर हाउस था, तो उनको 24 घंटे ताकत मिलती रहती थी। ऊपर के दम पर वो अपने मंत्रियों पर हमेशा भारी पड़ते रहे। लेकिन आखिरी दिन ऐसा नहीं है कि संजय भूस रेड्डी जितनी ईमानदारी का दावा करते हैं उतने वो दूध के धुले नहीं थे, जितनी उन्होंने छवि बनाई। जो अपने आप को खुद को ईमानदार घोषित किए हुए थे, उनके विभाग में उन पर जातिवादी होने का आरोप भी लगा। और इस बात के प्रमाण हैं कि
आबकारी महकमे में संजय भूसरेड्डी के रहते एक समाज के, दलित समाज के अफसरों को बढ़ावा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा जिला आबकारी अधिकारी इसी समाज से हैं जिस समाज से संजय भूसरेड्डी आते हैं। ये एक उदाहरण है, आप इसकी तस्दीक करा सकती है सरकार चाहे तो। एक जाति विशेष के अफसरों को प्राथमिकता देना, तैनाती देना, ये सब उन्होंने किया, लेकिन हाथ क्या आया? आखिरी वक्त में बेइज्जती लिखी थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो इतने करीबी थे सरकार के, इतने भरोसेमंद हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। वैसे तो रेरा चेयरमैन के लिए 1 दर्जन IAS अफसरों के नाम आए दिन चलते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको रेरा का चेयरमैन बना दिया जाएगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा। सलाहकार बनने की भी बड़ी उम्मीद थी उनकी। अब एक नया पद भी खाली हो गया है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में भी, वहाँ के लिए भी उनका नाम चल सकता है। लेकिन ऐसी रुखसती देखने के बाद ये संकेत साफ है कि शायद अब उनकी ओर सरकार दोबारा पलटकर देखेगी नहीं। तो जो लोग कल तक अपने आप को खुदा समझते थे, जो ये समझते थे कि हमारा दौर, हमारा राज कभी जाएगा नहीं, आज अचानक से ज़मीन पर आ गए, धड़ाम हो गए। शायद उनकी ओर अब देखना भी कोई पसंद ना करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में जो मनमानियाँ थी, जो साहब के ऊंचा बुलंदियाँ थी, वो अचानक से ज़मीन पर हैं, फर्श पर हैं, और उनके वाहवाही जो नीचे से खड़े होकर वाह वाह करने वाले लोग थे वो भी उनका साथ छोड़ गए हैं। पावर सेंटर में बात फिर ब्यूरोक्रेसी की और ताकतवर लोगों की। देश के सबसे बड़े राज्य में जहां 500 से ज़्यादा IAS अफसर तैनात हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी की ताकत कुछ चंद लोगों के हाथों में है। बात उत्तर प्रदेश के ताकतवर IAS अफसरों की आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में 100-200 अफसर ऐसे हों जो पूरी सरकार को चला रहे हों, वो बहुत ताकतवर हों, सारे अहम पदों की जिम्मेदारी उनके पास है। ऐसा नहीं है। कुछ चंद अफसर ऐसे हैं जो बेहद ताकतवर हैं, जिनके पास अहम पदों की जिम्मेदारी है और जो सरकार को चला रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर नज़र डालेंगे तो आज देखेंगे कि करीब आधा दर्जन अफसर ही मात्र ऐसे हैं जिनके हाथों में सारी ताकत है। आप यूँ कह सकते हैं कि यही अफसर सरकार के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं और सारे महत्वपूर्ण विभागों का चार्ज भी इन्हीं लोगों के पास है। आज हम बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1988 बैच के IAS अफसर मनोज कुमार सिंह से, जिनके पास इस समय उत्तर प्रदेश में APC और IIDC ये दोनों बहुत बड़ी कुर्सियां हैं जो चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 और 3 मानी जाती हैं। मनोज कुमार सिंह के पास 8 विभागों का चार्ज है। उसके बाद नंबर 2 पर बेहद ताकतवर अफसरों में हैं संजय प्रसाद। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव भी हैं और आप उनको अक्सर उनके साथ देख भी सकते हैं। एक समय में जिस प्रकार से अवनीश अवस्थी का रोल था मुख्यमंत्री के आसपास सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अफसरों में, उसी तरह से अब संजय प्रसाद हैं। संजय प्रसाद के पास CM के प्रमुख सचिव होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का भी जिम्मा है और सूचना जैसे महत्वपूर्ण और बड़े विभाग के भी वो प्रमुख सचिव हैं। तो ये उनकी ताकत और उनकी क्षमता दोनों को दर्शाता है कि वो CM के बेहद भरोसेमंद अफसरों में हैं। लेकिन ये दो तो ठीक है, उनके नीचे अब कुछ नए अफसर इस लाइन में सीढ़ी पे ऊपर नीचे हुए हैं। बात सबसे पहले इसमें 1990 बैच के IAS अफसर दीपक कुमार की। दीपक कुमार का नंबर इन दिनों सरकार में बढ़ा है फिर, और वो बेसिक माध्यमिक के ACS थे। अब उसके साथ साथ उनको वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव दिया गया है, जो बहुत बड़ा चार्ज है। इसी तरह से 1993 बैच की बीना कुमारी मीना पर भी सरकार इस समय मेहरबान है। वो सरकार की लिस्ट में उस सीढ़ी में अब ऊपर के पायदान पर आ गई हैं, जो टॉप 6 अफसरों की लिस्ट है उसमें। बीना कुमारी मीना को सरकार ने एक साथ कई विभागों का चार्ज दे दिया है। संजय भूसरेड्डी के रिटायर होने के बाद उनके दोनों बड़े महकमे गन्ना, चीनी और आबकारी वो बीना कुमारी मीना को दे दिए गए हैं। इससे पहले उनके पास महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार जैसे 4 बड़े विभाग हो गए हैं।
तो ये इम्पोर्टेंस दिखाता है कि बीना कुमारी मीना पर सरकार का भरोसा काफ़ी बड़ा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे को तो 1998 बैच के अफसर आलोक कुमार तृतीय योगी सरकार के उन नए प्रभावशाली अफसरों में शुमार हैं जो अपनी आमद अब दर्ज करा रहे हैं, जिनके पास सरकार ने पहले 3 विभाग दे रखे थे, उनको अब 4थे विभाग का भी चार्ज दिया गया है। आलोक कुमार के पास पहले नियोजन था, विज्ञान प्रौद्योगिकी थी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एजेंडा था वो था उनके पास। अब उनको खाद्य रसद जैसा बहुत बड़ा महकमा भी दिया गया है। ये जो आधा दर्जन अफसर हैं, आजकल इन दिनों सरकार इनके इर्द गिर्द चल रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में सबकी किस्मत ऐसी नहीं है। इन अफसरों के इतर बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, जिनको सरकार ने 5-5 साल से डंप कर रखा है। उनका कैरियर खत्म होने के कगार पर आ गया है। सेवा के आखिरी समय में वो बेहद निराश हैं, वो किनारे करके बैठाए गए हैं। उनके टाइम कटने का इंतज़ार हो रहा है, रिटायर हो, उनको घर भेजा जाए। सबसे पहला नाम इसमें है रजनीश गुप्ता का। रजनीश गुप्ता अपने नौकरी के आखिरी दौर में सबसे कठिन और बुरे समय को देख रहे हैं। पिछले 5 साल से वो राजस्व परिषद में पड़े हुए हैं, सरकार ने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अब इसी साल दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे। रजनीश गुप्ता की ही तरह जितेंद्र कुमार जो 1990 बैच के IAS अफसर हैं, पिछले 4 सालों से सरकार की नाराज़गी झेल रहे हैं। उनको सरकार ने सामान्य प्रशासन जैसे महत्वहीन विभाग में डाल रखा है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनकी नौकरी भी अब 2 साल बची है। 4 साल उनके सामान्य प्रशासन विभाग में कट गए। तो एक और नए लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शीर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार के करीबी हो रहे हैं, उनकी नज़दीकी हासिल कर रहे हैं। दूसरी ओर कई सारे सीनियर अफसर अंधेरे में जा चुके हैं, उनकी नौकरी के लिए काला पक्ष बन गया है, उनका पूरा कैरियर समाप्ति की ओर आ गया है, सितारा डूब रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सोचिए इतनी लंबी सज़ा वो कैसे महसूस करते होंगे, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले। नौकरी के आखिरी दौर में आकर उनके मनोदशा क्या होगी, ये अपने आप में बड़ी चिंतनीय और विचार करने वाली बात है। अब पावर सेंटर में जाते जाते हम आपको आज फैज़ाबाद के मशहूर शायर रफ़ीक सदानी की देसी जो उनका साहित्य है उसके साथ छोड़ जाएंगे। सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है, आनंद लीजिएगा। कि हमका ही गंवारा है कि बगिया से चला जाई, मुला उल्लू का कबूतर हमसे न कहा जाई। नेता का कहीं देवता, पुलिस का कहीं फरिश्ता, और गोबर का यारो हलवा हमसे न कहा जाई। और अंडा के भाव आलू और चीनी के भाव बालू, किशमिश के भाव महुआ हमसे न लिहा जाई। हमका ही गंवारा है कि बगिया से चला जाई, मुला उल्लू का कबूतर हमसे न कहा जाई। नमस्कार।